नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स है। ये किताब है द लेजेंड माइंड, जिसे SKR यानी सोनू कुमार ने लिखा है, और हम इसके एक अध्याय पृथ्वी का निर्माण पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। और लेखक शुरुआत में ही ये साफ कर देते हैं कि वो एक बड़ी तस्वीर पेश कर रहे हैं। उनका मकसद एक फ्रेमवर्क देना है जिस पर दूसरे विशेषज्ञ और काम कर सकें। बिल्कुल। तो आज हमारा काम इस थ्योरी को सही या गलत साबित करना नहीं है। हमें बस ये समझना है कि लेखक अपना तर्क कैसे बनाते हैं, परत दर परत। और ये इस्टेब्लिश्ड साइंस से काफी अलग है, तो इसे खुले दिमाग से देखना होगा। एग्जैक्टली। तो चलिए इसे एक फिल्म की तरह देखते हैं। और अब फिल्म शुरू होती है। फिल्म का पहला सीन, स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमकता है, अर्थ। लेखक के लिए ये सिर्फ हमारी दुनिया का नाम नहीं है, ये एक तरह का कोड है। हाँ, वो कहते हैं कि ये शब्द असल में एक एक्रोनिम है। ये उन 5 तत्वों का प्रतीक है जिनसे हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये ब्रह्मांड बना है। तो वो इससे तोड़ते कैसे हैं? ई से है एनर्जी यानी आग, ठीक है। ए से एयर यानी हवा, आर से रेन यानी पानी, और टी से है ट्री जिसे वो धरती के तत्व से जोड़ते हैं, और एच से है हेवन यानी आकाश। दिलचस्प है। तो कहानी की शुरुआत ही विज्ञान से नहीं बल्कि भाषा और कह सकते हैं दर्शन से होती है। सही बात है। और ये पाठक को तैयार करता है कि आगे जो आने वाला है वो वाला कमाना भौतिकी नहीं होगी। ये एक अलग तरह की सोच है, एक वैचारिक दरवाजा, जिसके बाद असली थ्योरी शुरू होती है। ओके, तो ओपनिंग सीन के बाद अब आते हैं कहानी के मुख्य किरदारों पर। हाँ, और कहानी का हीरो ग्रेविटी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ 2 किरदार हैं और दोनों चुंबकीय शक्तियां हैं। अच्छा। लेखक एक फंडामेंटल प्रेमिस सेट करते हैं। उनका सिद्धांत ये है कि पृथ्वी का केंद्र यानी कोर एक बहुत मजबूत दक्षिण चुंबकीय शक्ति की तरह है। एक स्ट्रॉन्ग साउथ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, वो एक पावर सेंटर है। और दूसरा किरदार कौन है? दूसरा किरदार है पृथ्वी के बाहर का पूरा खाली अंतरिक्ष। लेखक के अनुसार ये पूरा स्पेस एक कमजोर लेकिन हर जगह मौजूद एक स्थिर उत्तर चुंबकीय क्षेत्र से भरा है। तो एक मजबूत साउथ पोल अंदर और एक फैला हुआ कमजोर नॉर्थ पोल बाहर। बिल्कुल। और पृथ्वी के बनने की पूरी कहानी इन्हीं 2 विपरीत चुंबकीय शक्तियों के आपसी आकर्षण पर टिकी है। और ये सिर्फ पृथ्वी के लिए है या? नहीं, वो इसे एक यूनिवर्सल रूल बनाते हैं। स्रोत में साफ लिखा है कि सभी ग्रह, सूर्य, क्षुद्र ग्रह, ये सब स्वभाव से दक्षिण चुंबकीय हैं। और खाली जगह उत्तर चुंबकीय है। हाँ, यही उनके सिद्धांत की नींव है। पर ये मैग्नेटिक फील्ड्स आए कहाँ से? क्या इस पर वो कुछ कहते हैं? हाँ, वो इसका जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि इन क्षेत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये उन्होंने एक दूसरे अध्याय ब्रह्मांड की गति का सिद्धांत में समझाया है। अच्छा, तो ये एक बड़ी जुड़ी हुई थ्योरी का हिस्सा है। लगता तो यही है। तो हमारे पास ये 2 चुंबकीय शक्तियां हैं, एक अंदर एक बाहर। अब एक्शन सीन। ये पृथ्वी को बनाते कैसे हैं? यहाँ पे लेखक एक बहुत ही रोजमर्रा का उदाहरण इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो एक रबर की टेनिस बॉल की कल्पना करने को कहते हैं। सही। जब हम एक टेनिस बॉल को हाथ से चारों तरफ से दबाते हैं तो वो अंदर की ओर सिकुड़ती है, अपने केंद्र की तरफ। और लेखक के अनुसार पृथ्वी के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। बस यहाँ हाथ का काम कर रहा था बाहरी अंतरिक्ष का उत्तर चुंबकीय क्षेत्र। और उस वक्त पृथ्वी आज जैसी नहीं थी, वो 3 चीजों का मिश्रण थी। हाँ, जमीन, पानी और हवा। तो ये ऐसा है कि बाहरी नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड ने पृथ्वी के अंदर के साउथ मैग्नेटिक फील्ड को हर तरफ से दबाया। एक ब्रह्मांडीय दबाव। बिल्कुल। और इस दबाव की वजह से पृथ्वी के अंदर ये तीनों चीजें सॉर्ट होने लगी। घनत्व के हिसाब से, है ना? हाँ, डेंसिटी के हिसाब से। जैसे तेल और पानी अलग हो जाते हैं, तो सबसे भारी हिस्सा यानी जमीन, वो केंद्र में दबकर कोर बन गई, और पानी जो उससे हल्का था वो बीच की परत में आ गया, जिससे हमारे महासागर बने। और हवा सबसे हल्की होने के कारण वो सबसे बाहरी परत यानी वायुमंडल बन गई। कमाल है। मतलब भूविज्ञान की एक जटिल प्रक्रिया को उन्होंने एक टेनिस बॉल के उदाहरण से समझा दिया। यही उनकी तकनीक है, जटिल विचारों को सरल तस्वीरों में बदलना। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स गणित नहीं है। ये इस सिद्धांत की ताकत भी है और शायद सीमा भी। हाँ, ये बहुत सुलभ है पर शायद ओवर सिंप्लीफाइड भी। चलिए, यहां तक तो पृथ्वी बन गई।
लेकिन अब आता है फिल्म का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। लेखक इस चुंबकीय बल के सिद्धांत को एक कदम और आगे ले जाते हैं और एक ऐसा दावा करते हैं जो सब कुछ बदल देता है। और यही इस अध्याय का सबसे क्रांतिकारी और कह सकते हैं विवादास्पद पॉइंट है। वो क्या है? वो कहते हैं कि पृथ्वी पर हमारे और आपके होने का या किसी भी चीज के होने का कारण गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। उनके अनुसार नहीं। तो फिर हम सब जमीन पर टिके कैसे हैं? उनका कहना है कि ये वही चुंबकीय खिंचाव है, वही अंदर की ओर लगने वाला दबाव है जो हर चीज को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींच कर रखता है। ये तो न्यूटन और आइंस्टाइन सबको चुनौती देने जैसा है। बिल्कुल। और इतने बड़े दावे को साबित करने के लिए सबूत भी उतना ही मजबूत चाहिए। तो वो क्या सबूत पेश करते हैं? वो पेश करते हैं जलती हुई आग का उदाहरण। आग का? वो कैसे? उनका तर्क बहुत सीधा है। आग हमेशा ऊपर की ओर जलती है ना? हाँ, उसकी लपटें हमेशा ऊपर जाती हैं। तो लेखक सवाल उठाते हैं कि अगर गुरुत्वाकर्षण एक यूनिवर्सल फोर्स है जो हर चीज को नीचे खींचता है, तो फिर आग ऊपर क्यों जाती है? ये एक दिलचस्प सवाल है। उनके लिए ये इस बात का सबूत है कि गुरुत्वाकर्षण जैसा कोई बल मौजूद ही नहीं है। अगर होता तो वो आग को भी नीचे खींचता। तो आग इस चुंबकीय खिंचाव को तोड़कर ऊपर जाती है। स्रोत के अनुसार आग इस निरंतर अंदरूनी बल को तोड़ती है और ऊपर की दिशा में जाती है। अब देखिए, स्थापित विज्ञान में इसकी वजह कन्वेक्शन है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उड़ती है, लेकिन लेखक उस व्याख्या को नहीं मानते। तो उनकी दुनिया में आग एक तरह की विद्रोही है जो इस ब्रह्मांडीय चुंबकीय दबाव के खिलाफ जाती है। एक तरह से हाँ, और ये उनकी थियरी का सबसे बड़ा सबूत है। तो इस पूरी कहानी और इस जबरदस्त ट्विस्ट के बाद फिल्म का अंत कैसे होता है? लेखक एक नया निष्कर्ष, एक नया नियम देते हैं। हाँ, वो गुरुत्वाकर्षण को समीकरण से पूरी तरह हटा देते हैं। उनके अनुसार पृथ्वी पर किसी भी पदार्थ के अस्तित्व के दो ही कारण हैं। पहला है पृथ्वी के केंद्र का वो मजबूत अंदरूनी चुंबकीय आकर्षण बल, और दूसरा है उस पदार्थ का अपना द्रव्यमान यानी मास। तो मतलब ये खिंचाव कितना मजबूत होगा, ये उस चीज के मास पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल, जो ग्रेविटी के सिद्धांत जैसा ही लगता है, लेकिन इसकी वजह बिल्कुल अलग बताई गई है। तो संक्षेप में ये अध्याय गुरुत्वाकर्षण को खारिज करके उसकी जगह एक ब्रह्मांडीय चुंबकीय आकर्षण का सिद्धांत देता है। हाँ, ये एक वैकल्पिक भौतिकी की तरह है जो पूरी तरह से एक अलग आधार पर खड़ी है। तो द लेजेंड माइंड का ये अध्याय हमें पृथ्वी के बनने पर एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं साहसिक दृष्टिकोण देता है। बिल्कुल, ये स्थापित विज्ञान को सीधी चुनौती देता है और हमें एक अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों के विचारों को जोड़कर, जैसे पौराणिक कथाएं, भाषा और सरल अवलोकन, एक बिल्कुल नई परिकल्पना बनाई जा सकती है। चाहे आप इससे सहमत हो या ना हो, ये रचनात्मक सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, ये कोई अकेला विचार नहीं है। लेखक ने मैग्नेटिक फील्ड्स की उत्पत्ति को दूसरे अध्याय से जोड़ा है। मतलब उनके पास इन सब चीजों के लिए एक बड़ा एकीकृत ढांचा है। लगता तो यही है। तो फिल्म यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है जिस पे श्रोता सोच सकते हैं। अगर हम एक पल के लिए मान लें कि गुरुत्वाकर्षण जैसे मौलिक बल पर सवाल उठाया जा सकता है, तो हमारे आसपास की दुनिया की कौन सी और घटनाएं हमें बिल्कुल अलग तरह से दिखाई दे सकती हैं? ये एक बहुत शक्तिशाली सवाल है। विज्ञान की तरक्की हमेशा से स्थापित विचारों पर सवाल उठाने से ही हुई है। चाहे ये सिद्धांत सही हो या गलत, ये सोचने की प्रक्रिया ही अपने आप में मूल्यवान है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं, तो क्या ग्रहों की कक्षाएं कैसे काम करती हैं? ज्वार भाटा क्यों आता है? बिल्कुल, ये सब सवाल एक नई रोशनी में देखे जा सकते हैं। और ये सोचना कि स्थापित सत्य शायद उतने मजबूत न हो जितना हम मानते हैं, यही अपने आप में एक रोमांचक विचार है।